नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, आज 17 तारीख है और इस वक्त की जो सबसे अहम खबर है, अमेरिका और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ था उसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। यानी सीज फायर का टाइम जो तय किया गया था 2 महीने का, वो सीज फायर का टाइम खत्म हो चुका है। यानी अब यहां से जंग भी शुरू हो सकती है और मामला एक बार फिर हमलों की तरफ मुड़ सकता है। देखिए, ईरान की तरफ से स्टैंड साफ कर दिया गया है। ईरान ने फिलहाल कहा है कि अमेरिका के साथ आज की डेट में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही ईरान इस सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे हालात में ये एक सीधा सीधा बड़ा चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से। और ये साफ कह दिया गया है कि किसी भी तरह के कोई भी दबाव में तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। किसी तरह की कोई बातचीत अब डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से नहीं की जाएगी। खासकर जो पिछला एमओयू साइन हुआ था उसकी शर्तों का जिस तरह से अमेरिका ने उल्लंघन किया, उसके बाद अब सीज फायर आगे कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ईरान ने सीज फायर आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। अब देखिए, इसके अलावा 2-3 खबरें ऐसी हैं जो इस वक्त बेहद अहम है। एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो गजा की तरफ है, वेस्ट बैंक की तरफ है। जिस तरह से इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीन के लोगों को परेशान कर रखा है, वहां पर कब्जा कर रखा है, घरों को घेर कर बैठे हैं। कई फिलिस्तीनी जो है नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया भर से अब जो है वो रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर है जो ईरान से आ रही है और जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की सेना अब गजा को लेकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। देखिए, अली खामेनेई साहब हमेशा से इस बात के लिए फिक्रमंद रहे कि गजा में फिलिस्तीनियों का उनको अधिकार मिलना चाहिए, एक फिलिस्तीनी देश बनाया जाना चाहिए। और अगर वहाँ पर किसी भी तरह के जुल्म जब हुए फिलिस्तीनियों पर तो उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जो है, अली खामेनेई साहब ने हमेशा से बड़ा ही सख्त स्टैंड लिया। अब एक बार फिर देखिए, हालात क्या ऐसे हो रहे हैं कि अब ये गजा का मामला जो है, इसको लेकर ईरान इसराइल से जंग को तैयार है। इसकी वजह है, देखिए, कल जो बयान सामने आया आपने सुना ही होगा। बेन ग्विर जो हैं वो इसराइल के नेता जो हैं उनकी तरफ से एक बयान आया, जिस बयान ने न सिर्फ ईरान को बल्कि तमाम दुनिया में जो है एक प्रकार से उसकी तीखी आलोचना हुई। उनका ये कहना है कि इजराइल की सेना को हर रात 30 से 40 फिलिस्तीनियों को गजा में मारना चाहिए। ये बयान दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर, इनकी तरफ से ये बयान आया है। बेन ग्विर इन ए पॉडकास्ट सेड दैट, जो कि एक पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। ही सेड दैट इजरायली फोर्सेस शुड किल 30 और 40 पीपल इन गाजा एवरी नाइट एंड मे बी गो बियॉन्ड। मतलब गजा में हर रात इजराइल की सेना को 30 से 40 फिलिस्तीनियों का कत्ल करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो इससे भी ज़्यादा। अब जब ये बयान सामने आया उसके बाद ईरान की तरफ से जो है इसको बेहद गंभीरता से लिया गया इस बयान को, और ईरान ने इसकी तरफ से जवाब भी दिया है। ईरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉर लीगल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स काजिम गरीबाबादी has accused Israel's national security minister Itamar Ben-Gvir of openly enduring the killing of Palestinians in Gaza and planning their expulsion। यानी एक खुले रूप पर जो है इजराइल के जो मिनिस्टर हैं बेंगवेर, इटामार बेंगवेर, ये जो है इस बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि गजा में लोगों की हत्या करो, वहां की जमीन को कब्जा करो और अत्याचार करो। ये बात को सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है। इसको लेकर ईरान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की और कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। खासकर ये जो सेटलर्स का मामला देखने को आया है उसके बाद इसराइल के ऊपर और इसराइल के नागरिकों के ऊपर जो सेटलर्स हैं उनको लेकर सैंक्शंस लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड announced new sanctions on Israeli settlers and the settlement in the occupied West Bank in June, condemning horrific levels of settler violence against Palestinian civilians। जिस तरह से ये अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर फिलिस्तीनियों पर, इसको लेकर
ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने, जो इजरायली सेटलर्स हैं जो वहाँ पर फिलिस्तीनियों के घर के आसपास जाते हैं, उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, उनको ना इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है अंदर, ना पानी सप्लाई किया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। तो इसीलिए ये इजरायली सेटलर्स जो हैं इनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए हैं कई देशों की तरफ से। अब इस बीच में ईरान से जो खबरें हैं वो एक खबरें ये है कि जो नए एक टीम बनाई है मुस्तफा खामनेई साहब ने, उस टीम में मोहसिन रज़ाई साहब उसको लीड कर रहे हैं। एक तो मोहसिन रज़ाई साहब की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बहुत सही समय पर मुस्तफा खामनेई की तरफ से जो है वो ये टीम बनाई गई है और इसका आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा ईरान को मिलेगा। अब ईरान की तरफ से कौन सी टीम जो है वो हॉर्मूज पर काम करेगी, कौन सी टीम अरब देशों पर काम करेगी, कौन सी टीम जो है वो गज़ा को लेकर काम करेगी, कौन सी टीम लेबनान को काम करेगी, इसको लेकर सबके अधिकार बांट दिए गए हैं, सबका कार्य क्षेत्र भी बांट दिया गया है, जो खबरें आ रही हैं इसमें ही। अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, खास तौर पर ईरान में, कि गजा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं इसराइल के, जैसे हमले लेबनान में हो रहे हैं, क्या इसको लेकर एक बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, तमाम दुनिया के मुल्क इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अरब देश भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आलोचना करने के अलावा कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसराइल की सेना लगातार गजा पर हमला कर रही है, इसराइल की सेना लेबनान पर हमला कर रही है और गजा में आम नागरिकों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। एक तरफ तो हमले हो रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, तमाम वहां पर दिक्कतें हैं। ऐसे हालात में क्या ईरान की सेना अब गजा को लेकर एक नया प्लान तैयार करने जा रही है? क्या फिलिस्तीन को लेकर, देखिए ईरान की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि जो जंग हुई अमेरिका और इसराइल की, इसमें हमने जीत हासिल कर ली है। ये अनाउंसमेंट जो है खास तौर पर जो वार्ताकार थे अमेरिका के साथ, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। तो अब ये बात ईरान खुले तौर पर कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों को हमने शिकस्त दे दी है। लेकिन गजा और लेबनान, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो शुरू से इस बात पर शामिल थे कि यहाँ पर सीज़फायर होना चाहिए, यहाँ हमले रुकने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉर्मूज के हालात ये हैं, हॉर्मूज में ओमान के साथ चर्चा हो गई है, रास्ता आने जाने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अमेरिका की सेना हॉर्मूज को घेर के खड़ी है अरब सागर में। यानी देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हॉर्मूज खुले, लेकिन हॉर्मूज को ब्लॉक करके खुद खड़े हुए हैं, अपनी सेना लेके खड़े हुए हैं। जबकि मामला सिर्फ इतना है, ईरान ये कह रहा है अपने यहां से जहाज लीजिए और लेके निकलिए, उसके बाद ये हॉर्मूज खोला जाएगा। तो फिर आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ हॉर्मूज खोलने में नहीं है, अमेरिका की दिलचस्पी इस बात में है कि उस पूरे रीजन में कैसे अपना प्रभाव जमाया जाए, कैसे यहां से प्रॉफिट कमाया जाए। देखिए ये एम हर कोई जानता है अमेरिका के इस उद्देश्य के बारे में। तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है, तमाम एक्सपर्ट्स के ये दावे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो प्रभाव घट रहा है तेजी से, खास तौर पर ईरान की मिसाइल्स ने जिस तरह से जॉर्डन और कुवैत, बहरीन में हमले किए और बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर हथियार तबाह हो गए, प्लेन्स तबाह हो गए, रडार्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तबाह हुए, उसके बाद पूरे अरब में ये बात महसूस कर ली गई कि अब अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे हालात में अरब जो हैं वो अब अपनी सुरक्षा के खुद इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। ये जो 14 देशों वाला प्लान है, ये हालांकि इसको पीछे से प्लान अमेरिका का ही है, लेकिन अरब देश ये भी समझ चुके हैं कि अमेरिका अब हमारे को रक्षा नहीं कर सकता अगर ईरान मिसाइल्स मारेगा। ऐसे हालात में हॉर्मूज को लेकर, कब हॉर्मूज खुलेगा, कैसे खुलेगा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हम अपनी शर्तों पर खुलेंगे वरना नहीं खुलेंगे। हॉर्मूज फंसा हुआ है। बाबल मंदेब, देखिए हूती वहां पर यमन में जबरदस्त जंग जारी है, हूती की तरफ से मिसाइल्स बरसाई जा रही हैं और सामने जो अलाइड फोर्सेस हैं सऊदी अरब की और वहां की सेना की, यमन की, इनके बीच में मारे बिलाबिक्के में जबरदस्त जंग जारी है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने ही देश में दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो मिसाइल से भी हमले हो रहे हैं। मोचा पोर्ट पर जो हमले हुए वहां पर कई जहाज तबाह हो गए, मतलब वो पूरी तरह से वहां पर नेविगेशन जो था वो पूरी तरह से रुक चुका है। यानी देखिए ये जो जंग है ये बेहद खतरनाक रूप लेती जा रही है सऊदी और हूती के बीच में, और कभी भी सऊदी पर बड़ा अटैक हो सकता है। इन हालात में जो खबरें गजा से हैं उसको लेकर देखिए नेतन्याहू की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, वो ना लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाएंगे, गजा पर एक वो बड़ी टेरिटरी पर अपना कब्जा करके बैठे रहना चाहते हैं बफर स्टेट के नाम पर।
और इसीलिए ना गजा शांत होगा ना लेबनान शांत होगा। सीरिया में भी उनके ऑपरेशन जारी हैं। तो भले अमेरिका और ईरान का सीज फायर जो है वो आगे खटाई में पड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं। यानी सब हालात इस ओर इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक बार फिर यहां से मामला एक बड़ी जंग की ओर आगे बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ये ऐलान हो चुके हैं, देखिए वो इस बात को मान चुके हैं कि अब ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस अमेरिका में और आगे जाएंगे, आसमान छुएंगे। इसको लेकर उन्होंने अपनी स्पीच में बात कह दी, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या अगले चंद दिनों के अंदर ही, पहले ये मामला था देखिए असल में रूस की तरफ से, केजीबी की तरफ से ये इंडिकेशंस आए ईरान को कि नवंबर के बाद बड़ा हमला हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के जो मिड टर्म पोल है वो खत्म होने के बाद, और उधर नेतन्याहू का इलेक्शन खत्म होने के बाद बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पर सीज फायर जो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इस सूरत में इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के नेतृत्व में एक बार फिर हमले हो जाए, और इस बार बैक सीट पर अमेरिका रहेगा और फ्रंट सीट पर नेतन्याहू और उसकी टीम। लेकिन इसके लिए बड़ी तैयारी ईरान की तरफ से की गई है। हम अलग से इस बात पर चर्चा करेंगे, ना सिर्फ मिसाइल के स्तर पर, ड्रोन के स्तर पर और ग्राउंड ऑपरेशन के स्तर पर भी। देखिए कल एक बड़ी और दिलचस्प बात हुई। आप देखिए लगातार पिछले 24 घंटे से ईरान की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अगर अमेरिका की सेना वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं, आर्मी साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की सेना ने ईरान में कदम रखा तो अमेरिकी सैनिकों के पैर काट दिए जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि अगर एक भी सैनिक पकड़ा जाता है, मतलब ईरान की तरफ से कह दिया है कि अमेरिकी सैनिक पकड़िए और $30,000 का इनाम लीजिए। अब ये बयानों का आप नेचर देखिए, इन बयानों का नेचर ये बता रहा है कि ईरान के पास ये इनपुट है कि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है। ये बयान इसी नेचर का बता रहे। देखिए आप सैनिक पकड़ने के लिए, अमेरिकी सैनिक पकड़ने के लिए कोई दूसरे देश तो जाएगा नहीं ईरान का शख्स, लेकिन जब ईरान के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप एक भी सैनिक पकड़ेंगे हम $30,000 देंगे, तो इसका मतलब ये है कि क्या अमेरिका की तरफ से या कोई ऑपरेशन की कोशिश हो सकती है ईरान में, और इसीलिए ईरान ने ये एग्रेसिव अप्रोच ले रखी है। और डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान कि जो है हॉर्मूज को हम अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद ईरान की तरफ से जो बयान आए और नतीजा ये हुआ कि व्हाइट हाउस को ये कहना पड़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो मजाक कर रहे थे। अब मजाक में अगर ईरान ने एंटी शिप मिसाइल्स फायर कर दी होती तो फिर 4-5 जहाज जल गए होते। तो देखिए हालात ये है कि गजा, लेबनान और यमन जितने फ्रंट्स हैं जहां पर ईरान के सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं, वहां पर दबाव बना के उनको कमजोर करने की कोशिश है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है ताकि ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए। एक ये बड़ा प्लान पे काम हो रहा है कि ईरान के जितने सहयोगी हैं इन पर दबाव बनाया जाए, इनको खत्म किया जाए, उसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेड करके वहां पर हालात खराब किए जाएं। यानी देखिए ये ईरान के खिलाफ एक लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग है, क्योंकि जो अगर हमला करते हैं तो उस जंग में तो ईरान जीत चुका है। तो अब एक तरफ तो रीग्रुपिंग की भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अपने फिर से हथियार जमा कर रहा है, अपनी नई लोकेशंस, नई स्ट्रैटेजी चल रही है। सेंटकॉम के चीफ 6 अरब देशों के सेना प्रमुखों से मिल के आए हैं। तो एक बड़ा प्लान ईरान के खिलाफ तैयार है। अब सवाल ये है कि आखिर कब ये जो है ये क्या फिर से अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक देखने को मिलेगी, या इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक खासतौर पर गजा को लेकर इजराइल पर हो सकती है। क्या गजा को लेकर ईरान की सेना ने कोई बड़ा प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है? इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि गजा को लेकर एक बार फिर इजराइल और जो है वो ईरान के बीच में बड़ी जंग हो सकती है। देखिए लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब भी दूँ। एक कुतुबुद्दीन सैफी साहब हैं, इनकी तरफ से कहा गया, मयंक जी हम आपके वीडियो का रोज़ इंतज़ार करते हैं। आप इमाम हुसैन साहब के चाहने वाले हैं और आप खामेनी साहब के भी चाहने वाले हैं, इसलिए हम आपको भी चाहते हैं। देखिए क्या बहुत बहुत कुतुबुद्दीन सैफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इमाम हुसैन और खामेनी साहब दोनों का एक साथ जिक्र किया और मुझे उनका फ़ैन बताया, तो ये बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई के लिए आपका शुक्रिया। देखिए तमाम मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ आपके एक दो मैसेज जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएं। आप कमेंट्स जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एक बड़े मिशन के साथ ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है, ताकि ऐसी चीज़ें सामने रखी जाएँ जो आम तौर पर नहीं मिलती हैं।
उस सच को सामने लाया जाए जो अक्सर छुपा दिया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।